नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन, लेकर हाजिर हूं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में तमाम अहम खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर, और कौन कौन सी आज की अहम खबरें हैं सबसे पहले आपको हम वो बता देते हैं। दरअसल आज हम जिन खबरों पर नजर डालने वाले हैं उसमें सबसे पहले जिक्र तीसरे दिन का करेंगे, क्योंकि संसद के तीसरे दिन भी हंगामा बेहद ज्यादा बरपा है। तो क्या संसद का ये मानसून सत्र भी सिर्फ गरज बरस के साथ ही रह जाएगा? एक तरफ विपक्ष सवालों का तूफान लेकर आया है, दूसरी तरफ पहलगांव हमले से लेकर चीन तक, मणिपुर से लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान तक, दूसरी ओर सरकार ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का डंका बजा रही है। लेकिन हंगामे के बीच असली मुद्दे कहां हैं? क्या जवाब मिलेंगे या फिर तलखियां और नारों के शोर में दब जाएंगे देश के सवाल? अभी बस शुरुआत है, पूरी कहानी थोड़ी देर में। अब थोड़ी देर रुकिए और सोचिए, गरज पर क्या बरसात होगी, यानी कि आने वाले समय में क्या संसद पूरी तरीके से चल जाएगी? आपको डिटेल अब से कुछ देर के बाद आपको हम बताएंगे। इसके अलावा दूसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे। जिक्र दरअसल एसआईआर हंगामे को करेंगे। तो क्या बिहार विधानसभा में आज जो हुआ वो 2025 की सियासी लड़ाई का ट्रेलर था? तेजस्वी यादव बनाम सम्राट चौधरी, आरोपों की आग, कटाक्षों की बौछार और सदन की गरिमा पर सवाल। बहस उस मोड़ पर पहुंची जहां शब्द हथियार बन गए और सदन अखाड़ा। सवाल उठे, एसआईआर पर विपक्ष गरजा, मार्शल उतरे मैदान में। लेकिन असली कहानी अभी भी बाकी है। अगले ही पल दिखाएंगे वो दृश्य जो बिहार की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। इसके अलावा एक और अहम खबर का जिक्र करेंगे। जिक्र एक मुलाकात का करेंगे जो अहम मानी जा रही है। दरअसल दिल्ली में वो हुआ है जो केवल एक मीटिंग नहीं थी, एक मील का पत्थर था। नारे, विरोध, टीवी डिबेट्स की चीख पुकार से दूर हरियाणा भवन के अंदर दो छोर आपस में मिले। एक तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत, दूसरी ओर मुस्लिम धर्मगुरुओं का प्रतिनिधित्व करते हुए शख्स। और 3 घंटे तक बंद दरवाजों के पीछे चली वो बातचीत जिसने आज देश को एक नई उम्मीद जगा दी। डिटेल अब से कुछ देर के बाद। वहीं जिक्र पाकिस्तान का भी करेंगे। चौथी अहम खबर का जिक्र करेंगे। जिक्र पाकिस्तान का करेंगे। क्या पाक बात करेगा? पाकिस्तान अब खुद को उसी जाल में फंसता हुआ महसूस कर रहा है जिसे उसने बरसों से अपने आंगन में बुन रखा था। 7 मई को भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने उस जहर को सीधे काटा और अब वहां से गुहारें उठ रही हैं। हमले रोकिए, लेकिन भारत का संदेश साफ है, आतंक और बातचीत साथ नहीं चलेगी। शहबाज शरीफ तो गिड़गिड़ा गए और कहने लगे कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं। क्या कह रहे हैं शहबाज? पूरी डिटेल अब से कुछ देर के बाद। और भारत का रुख क्या है इस पर? इसके अलावा आपको आज भी हम दिखाने वाले हैं मैं भी रिपोर्टर। दरअसल मैं भी रिपोर्टर में हमने आज भी हमारे पास कई वीडियोस आई। कल हमने आपसे सवाल पूछा था स्कूलों के विलय को लेकर, उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय को लेकर कई जवाब आए हैं। उनमें से एक व्यक्ति को हमारी टीम ने मौका दिया है। वो शख्स, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, क्या उस शख्स ने बोला है। जो विलय हुआ है उत्तर प्रदेश के स्कूलों के विलय को लेकर जो सवाल पूछा था, उस पर क्या जवाब दिया है हम आपको बताएंगे। और आज भी जो हम सवाल पूछने वाले हैं वो भी जरूर अब से कुछ देर के बाद आपसे पूछेंगे। इन 5 अहम खबरों पर नजर रहेगी। जाते जाते बात पते की भी आपके बीच लेकर आएंगे। लेकिन शुरुआत जाहिर है संसद के सत्र से करेंगे। तो क्या मानसून सत्र की गरज बारिश बन पाएगी या फिर सियासी बादलों से सिर्फ गड़गड़ाहट ही सुनाई देगी? दरअसल संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही नजारा गर्म हो गया। विपक्षी दलों ने पहले दिन पहलगांव आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, मणिपुर हिंसा, चीन की घुसपैठ, डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता वाले बयान पर सरकार को घेरने की ठान ली। सवाल गंभीर थे लेकिन तरीका हंगामेदार। लोकसभा में जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे, तलखियां लेकर वेल तक आ गए थे। लेकिन यहां गेम चेंज हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को आईना दिखाया और कहा, आप देश की सबसे पुरानी पार्टी के सदस्य हैं, क्या ऐसा ही आचरण शोभा देता है? दूसरे दिन भी हंगामा कुछ ऐसा ही देखने को मिला। केसी वेणुगोपाल का नाम सीधा सवाल दागा गया, क्या सिखाते हैं आप? नारेबाजी। लेकिन इन सब के बीच तीसरे दिन का जिक्र करें, तीसरे दिन भी हंगामा जोरदार रहा।
विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा और एसआईआर वोटर लिस्ट को लेकर लगातार हंगामा विपक्ष की तरफ से देखने को मिला। इन सब के बीच में सवाल कई पूछे जा रहे हैं। सवाल ये भी कहे जा रहे हैं कि क्या संसद के भीतर जो सत्ता पक्ष है वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष लगातार आरोप ये लगा रहा है। विपक्ष एक तरफ हर मुद्दे पर चर्चा की जिद पर अड़ा है तो सरकार दावा कर रही है ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, सवालों से नहीं डरती सरकार। अब देखना है संसद के इस मॉनसून सत्र में जवाब मिलेगा या फिर सियासत की गूंज में मुद्दे दब जाएंगे। मैंने जो कल बोला था जी, देखिए ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टुडे दे मेड सम स्टेटमेंट, दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस, right? The fact of the matter is that election commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. Yes. And this is one thing, right? Voter deletion, voter addition. New voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. आज तीसरा दिन है और विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। बाहर आकर कहते हैं कि हमें बोलने नहीं देते हैं। राहुल गांधी बोलते हैं और अंदर में चर्चा में भागने लेते हैं। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। मोटी बात यह है कि आपको रिवीजन से क्यों भागते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति वोट दे जो उनकी मृत्यु हो गई है? क्या आप चाहते हैं उन लोगों को आप वोट देने के लिए कहते हैं जो उस क्षेत्र में रहते नहीं हैं तो दूसरी जगह चले गए? तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है? हम इतना ही कहना चाहते हैं कि कृपा करके कांग्रेस पार्टी और विपक्ष चर्चा करें। चर्चा को तैयार है, हमें भी बहुत कुछ कहना है, लेकिन चर्चा से भागते हैं मतलब लगता है जनता के वोट से डरते हैं। और राहुल गांधी ने कल कहा कि मैं चुनाव आयोग को एक्सपोज करूंगा। जरूर करें, लेकिन मैं उनसे दूसरी बात कहूंगा, राहुल जी अगर आपको वोट नहीं मिलता आपकी पार्टी को तो हम क्या करें? आप लोकसभा में हार गए, आप हरियाणा में हार गए, आप महाराष्ट्र में हार गए, आप दिल्ली में हार गए, आगे बिहार भी हारेंगे। तो राहुल गांधी जी ऐसा करिए अपने विचार और आचरण से कि जनता आपको वोट दे। रोना बंद करिए। And whenever we want to speak, whenever the opposition leaders want to speak, they are not allowed to speak. We have been asking for discussions. They should agree. तेजस्वी ने बहिष्कार की बात की है ना? तेजस्वी यादव ने बहिष्कार की The बात की government है। always said that. In the last session, I was surprised because I am a new MP. I was surprised to see that the disruption was starting from the treasury benches. I was surprised they would pick a topic so that we react to the topic. And then there's a hangama and the house gets adjourned. एक ऑपोजिशन की भी कई जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जिस तरह से इनका व्यवहार है वो देश देख रहा है कि लोकतंत्र का जो है इन्होंने किस तरह से अंदर गला दबाते हैं। ये लोग संविधान का जो है ये गला दबाते हैं, इतना चिल्लाते हैं, इतना चीखते हैं, रोज के रोज वेल में आ जाते हैं। मंत्रियों ने इतनी तैयारी करके रखी होती है प्रश्नों की, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो कितने बड़े बड़े भी चाहे विषय क्यों ना हो, किसी की नहीं सुनते हैं वो। उनको किसी से कुछ मतलब नहीं है। जनता के जितने भी जनता के क्षेत्रों के जो भी हमारे क्षेत्रों के जितने भी जनता की डिमांड्स हैं उनके मुश्किल से हमारे क्वेश्चन लगते हैं, मुश्किल से हमारा नंबर आता है। मेरा भी नंबर जो है एक बार आया था, तो मेरे कितने फ्रेंड्स हैं उनका एक मुश्किल से कितना संघर्ष करके नंबर लगता है, रोज का रोज रद्द हो जाता है। हम वहां जाते हैं और हमें वापस। तो इस तरह से मुझे लगता है कि देश देख रहा है कि किस तरह संविधान का इन लोगों ने मसाला। कोर्ट ने उस जजमेंट के ऊपर स्टे दिया है और ये कहा है कि जो जेल से निकल गए थे जो एक्यूज 18 साल के बाद,
उनको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि आप ये अपील क्यों डाल रहे भाई, जब वो लोग लीगली इनोसेंट नहीं है बल्कि कंप्लीटली इनोसेंट हैं, राइट। दूसरा ये है कि हम बीजेपी से और केंद्र सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि कल अगर मालेगांव ब्लास्ट में, और महाराष्ट्र सरकार से, मालेगांव ब्लास्ट में अगर कल वो भी रिजर्व फॉर जजमेंट है, मिसाल के तौर पर मान लिया जाए, जो नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज्ड एक्विट हो गए तो अपील करेंगे आप। दूसरी बात यह है कि मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था 2008 में, उसमें 8-10 लोगों की मौत हुई, अपील ही नहीं की उसमें। क्यों नहीं की अपील? आप ही की सरकार थी ना, बीजेपी से आपने अपील नहीं की। तीसरा, अजमेर ब्लास्ट का आप अपील नहीं करते। तो ये जो पॉलिसी है, टेररिज्म को रोकना चाहिए, टेररिज्म को खत्म करना चाहिए, मगर अगर सरकार अगर एक्यूज का रिलीजन देखकर अगर अपील करेगी तो फिर ये टेररिज्म से मुझे लगता है कि चुनाव में बहिष्कार करना ये मतलब एक उनकी हार वो मान रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह बिहार में जो इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर दिया है और उसमें बर्थ सर्टिफिकेट की उन्होंने भूमिका रखी है, अभी विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट अभी क्या जजमेंट देता है उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन ये मतलब जो बर्थ सर्टिफिकेट सब लोगों के लिए है, मतलब हमको वोट मिलने वाला भी मतलब उसमें है, इसीलिए अपोजिशन का वोट वालों को कोई तकलीफ दे रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट। अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार विधानसभा में आज जो हुआ वो सिर्फ बहस नहीं थी, वो एक ट्रेलर था उस बड़ी राजनीतिक फिल्म का जिसकी रिलीज डेट है 2025। जुबानी जंग जो कल शुरू हुई थी आज हाथापाई की दहलीज तक पहुंच गई। तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच आरोपों की ऐसी बौछार हुई कि सदन की गरिमा हिल गई। एक तरफ तेजस्वी यादव का दावा है कि सरकार उनकी योजनाएं चुरा रही है, तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी का हमला, अपराधी का बेटा क्या बोलेगा। बस फिर क्या था, विपक्ष भड़क उठा, वेल में विधायक पहुंच गए और सदन का माहौल तनाव में तब्दील हो गया। मार्शल्स को बीच बचाव करना पड़ा, स्पीकर को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, लेकिन हंगामा नहीं थमा। एआईएमआईएम, माले और कांग्रेस के विधायकों ने एसआईआर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया। कहा कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश हो रही है। वही सरकार की तरफ से विजय चौधरी और सम्राट चौधरी ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि हम भी चाहते हैं कि कोई भी वैध वोटर ना छूटे, लेकिन मामला कोर्ट में है। माहौल इतना गर्म था कि सदन में शोर, नारेबाजी और कटाक्षों की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही थी। इस बीच नीतीश कुमार को लेकर भी तीखे तंज हुए। जेडीयू अब बीजेपी का प्रकोष्ठ बन चुका है। नीतीश 2025 में सीएम बनेंगे या नहीं, इसकी घोषणा अमित शाह करेंगे। आप अपने आप ही सोच सकते हैं, जब सियासत की जुबान इतनी तल्ख हो जाए तो सदन में क्या संसद अलग दिखेगा। आज की ये हंगामेदार कार्यवाही साफ कह रही है कि आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति में उबाल लेकर आएगा। लाओ पकड़ रहे हैं, गुंडागर्दी दिखाने का काम किया है, लाओ ना पकड़ रहे हैं। पूरे देश की जनता देखिए कि किस तरीके से गुंडाई किए हैं लोग। और सम्राट चौधरी संयमित रहे, असंयमित भाषा का प्रयोग करें, तो जनता उनका बुखार छोड़ा देगी। सम्राट चौधरी जिस तरीके से हमारा पिता का नाम ले रहे हैं, वो भूल गए हैं कि वो कहाँ से निकले हैं, कहाँ से पैदा हुए हैं। ऊपर उठाइए, वो संयमित तरह के लैंग्वेज का, भाषा का प्रयोग करें। नीचे करो बिट्टू, बार बार पिताजी पर हमला कर रहे हैं, बार बार पिताजी पर हमला। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उससे विरोधी दल के लोग घबराए हुए हैं और वो कुछ भी बोलने के लिए बैठे हैं। उन लोगों को विकास दिख नहीं रहा है और साफ तौर पर एसआईआर पे भी उनको पूरी तरह बता दिया गया। जब फर्स्ट सप्लीमेंट्री पर भी वही बात चर्चा हुई और जो फेक न्यूज है उसको बता रहे हैं। बिहार का लोकतंत्र, जो वोटर मर गए हैं उनके वोट से लोकतंत्र थोड़े बनेगा। जो लोकतंत्र है, जनता ने जिसको मत का अधिकार दिया है वो वोट करेगा और वो चुनाव जिताने का काम करेगा। इसलिए जनता तय करेगी, जनता के आशीर्वाद से कोई चुनाव जीतेगा। ऐसा है, जब लीडरशिप ही ऐसा है तो उनके सदस्य कैसे होंगे। लगातार जो है हमारे भाषण को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा था और हमने अगर कोई भी अपशब्द अगर कहा हो
तो वो साबित कर दे, डिक्शनरी में बता दे कौन अपशब्द है। ये तो भाजपा की संस्कृति है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि वो गालियों की डिक्शनरी है, हम लोगों का नहीं है ये। हम लोग कई बार जो है सत्र में रहे हैं, हम भी लगभग, मेरे को भी 10 साल पूरा हो गया संसदीय जीवन में या राजनीतिक जीवन में, आज तक हमने किसी को अपशब्द नहीं कहा है। मेरे चरित्र को ये लोग बदनाम करने की कोशिश ना करें। तुम कौन होते हो तय करने वाला? अब बीजेपी के डिक्शनरी में हो गया कि ये भी अपशब्द है। ये क्या अपशब्द है? ज्यादा जोर जोर से चिल्लाएगा तो पैंट गीला हो जाएगा। ये अपशब्द थोड़ी है, टॉन्ट है, टोनिंग है, व्यंग है, इसको अपशब्द कहेंगे। लेकिन अपशब्द तो हम सुन रहे थे वहां गाली, लेकिन फिर भी हमने रिएक्ट नहीं किया। मेरे माता और मेरे पिता को गालियां पड़ रही थी। जंगल राज के युवराज, जमीन से उठने वाला, आपके समुदाय में भी जमीन से उठने वाला एक से एक शरीफ और सज्जन लोग हैं, उसकी राजनीति आवेगी। आप जैसे परिवारवाद और सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले बहुत दिन तक। कई माननीय विधायकों का सार्वजनिक तौर से मीडिया में जो बयान आई है, ये सब की समस्या है, लेकिन सत्ता पक्ष का एक अलग समस्या है। हम विपक्ष में रह करके लड़ाई लड़ रहे हैं और वो पर्दे के पीछे से लड़ाई लड़ रहे हैं। कई माननीय सदस्य हम लोग को भी आग्रह कर रहे हैं कि ये गलत तरीका अपनाई गई है, ये लड़ाई आप लोग जारी रखिए और ये हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। जरूरत पड़ी तो बड़ा से बड़ा निर्णय लेंगे और आने वाला समय में आप सांकेतिक तौर पर समझ लीजिए। लोग भी पिछले 30-35 साल से, हम तो बिहार में विधायक भी रहे हैं 40 साल 35 साल पहले, हमारे समय में इस प्रकार से नहीं होता है। समय बदलने के बाद लोगों में मैच्योरिटी आना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ही है कि बहस का, लेकिन अगर शारीरिक अखाड़ा बनाना है तो दुर्भाग्य है राजनीति का। और मैं समझता हूं कि बीजेपी जेडीयू की सरकार और हमारे नेतृत्व में इतनी क्षमता है कि ऐसे स्थितियों का हम सामना कर सके। और बिहार के आज देश की राजधानी दिल्ली में इतिहास ने करवट ली है। दरअसल एक ऐसा दृश्य सामने आया है जो आमतौर पर खबरों की हेडलाइंस नहीं बनता है, लेकिन जब बनता है तो देश की आत्मा को सुकून देता है। हरियाणा भवन के भीतर एक मेज पर बैठे दो चेहरे, एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत, दूसरी तरफ देश की प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरु। साथ में 3 घंटे की वो बातचीत जो कैमरों से दूर लेकिन राष्ट्र हित के सबसे करीब थी। एजेंडा सामने नहीं लाया गया, लेकिन सूत्रों की माने तो भाईचारे, सहअस्तित्व और सामाजिक समरसता पर बात हुई है और यही अपने आप में बड़ा संकेत है। संघ और मुस्लिम समाज के बीच पहली बार हुआ ये औपचारिक संवाद और नारेबाजी, विरोध, आरोपों की जगह संवाद की ही समाधान निकला है। दरअसल जब दोनों पक्षों ने कहा कि हमारी जातियां, पूजा पद्धतियां, इबादत की राहें भले ही जुदा हों, लेकिन पर सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है और सबसे बड़ी पहचान भारतीयता है, तो लगा जैसे शब्द नहीं भारत की आत्मा बोल रही। ये मुलाकात केवल बातचीत नहीं थी, एक कोशिश थी कि पुल की जो गलतफहमियों के दरिया पर डाला जा रहा है। एक तरफ वर्षों से चली आ रही वैचारिक दूरी है और दूसरी तरफ साझा राष्ट्रभाव। इन दोनों के बीच आज जो संवाद हुआ उसने साफ कर दिया कि देश अगर मजबूत होगा तो बातों से, मुलाकातों से और भरोसे से होगा, ना कि दीवारों से। अब सवाल ये नहीं है कि किन मुद्दों पर बात हुई है, सवाल ये है कि बात हुई है और यही सबसे बड़ी बात है। संघ और मुस्लिम धर्म गुरुओं की ऐतिहासिक ये मुलाकात है। संवाद ही समाधान है। इसको लेकर 3.5 घंटे अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई है। राष्ट्र हित में ये समाधान, ये संवाद हुआ है। हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी जरूर अलग हो सकती है, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत है। हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्र प्रथम।
अब पाकिस्तान को शायद पहली बार एहसास हो रहा है कि जो सांप उसने बरसों से अपने आंगन में पाले थे वही अब उसे ही डसने वाले हैं, और वो भी इतनी जहर के साथ कि ना बयान बाकी रह जाएगा और ना ही बहाना। भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वार चलाने की पुरानी आदत, तो भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर का अगर जिक्र करें तो चलाने की पुरानी आदत ने पाकिस्तान को फिर एक बार उसी मोड़ पर ला खड़ा दिया है जहां से पीछे हटना भी मुश्किल है, आगे बढ़ना भी जैसे तबाही। ग्राफिक्स आपको हम दिखा देते हैं। 7 मई को भारत के ऑपरेशन, ग्राफिक्स आपको दिखा देते हैं, ग्राफिक्स 7 मई को भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंक के ठिकानों पर जब सर्जिकल प्रिसीजन से प्रहार किया था तो 4 दिन के भीतर वहां से गुहार उठी। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से कहा हमले रोकिए। भारत ने साफ कह दिया जब आतंक रहेगा तब तक बातचीत नहीं होगी। अब जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ब्रिटेन के उच्चायुक्त से मुलाकात कर भारत से बातचीत की इच्छा जाहिर कर रहे हैं तो भारत का जवाब उतना ही स्पष्ट है, बात तभी होगी जब मुद्दा होगा प्रायोजित आतंकवाद और पीओके की वापसी का। भारत ने यह भी कह दिया है कि इस वाटर ट्रीटी तक की कोई बात नहीं होगी जब तक सीमा पार से खून बहता रहे। तो जाहिर तौर पर शहबाज शरीफ ने ये दरख्वास्त की है कि वो एक बार फिर हिंदुस्तान से बातचीत करने की गुजारिश कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कहा है कि बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक आतंकवाद को लेकर कोई ठोस कदम पाकिस्तान की ओर से नहीं चलाया जाए। अब बात एक और अहम खबर की। रामायण दरअसल सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, आस्था है, संस्कृति है और करोड़ों भारतीयों की आत्मा का हिस्सा। और अब इसी रामायण को सिल्वर स्क्रीन पर उतारने के लिए रणबीर कपूर और नितेश तिवारी की जोड़ी दुनिया की सबसे बड़ी भारतीय फिल्म बना रही है, वो भी 4000 करोड़ के बजट में। लेकिन रुकिए, ये रकम सिर्फ स्टार कास्ट पर नहीं बल्कि उस एक दशक लंबी साधना पर खर्च हो रही है जिसमें स्क्रिप्ट, विजुअल्स, रिसर्च और सबसे अहम संस्कार को सहेजने की कोशिश की गई। खबर है कि फिल्म में रणबीर कपूर के जो संवाद होंगे वो किसी स्क्रिप्ट राइटर ने नहीं बल्कि संस्कृत शास्त्रों और प्राचीन ग्रंथों के जानकार पंडितों ने तैयार किए, ताकि हर डायलॉग सिर्फ एक डायलॉग ना होकर एक संदेश, एक मंत्र बन जाए। सोचिए, आदि पुरुष की भारी आलोचना के बाद अब मेकर्स इतनी गंभीरता से हर शब्द, हर भाव, हर चरित्र पर ध्यान दे रहे हैं कि 10 साल पहले से इसकी नींव रखी गई थी। फिल्म की कास्टिंग भी उतनी ही दमदार है। रणवीर श्री राम की भूमिका में होंगे, साई पल्लवी माता सीता की भूमिका में होंगे, यश रावण की भूमिका में होंगे, तो सनी देओल पवन पुत्र हनुमान के गेटअप में नजर आएंगे। रवि दुबे का जिक्र करें, श्री राम के भाई लक्ष्मण का रूप यहां पर उनका होगा और अरुण गोविल दशरथ की भूमिका निभाते नजर आएंगे। यानी कि जो रामानंद सागर की रामायण को देखकर बड़े हुए हैं वही अब राम के पिता के रूप में पर्दे पर लौट रहे हैं। और फिल्म को लेकर इतनी बारीकी से काम हुआ है कि बताया जा रहा है कि रणवीर ने भगवान राम के किरदार के लिए बाकायदा शराब, मांसाहार, पार्टी तक छोड़ दी ताकि वो अपनी आभा और ऊर्जा में ही रच बस जाए। ये फिल्म सिर्फ एक महाकाव्य नहीं, हजारों साल पुराने चरित्रों को फिर से जीवंत करने की कोशिश है, जिसे 2 हिस्सों में लाया जाएगा। पहला पार्ट 2026 की दिवाली को, दूसरा पार्ट 2027 की दिवाली को रिलीज होगा। और अगर यही रफ्तार रही तो ये रामायण न सिर्फ भारत की सबसे महंगी फिल्म होगी बल्कि सबसे प्रामाणिक,
आध्यात्मिक और लोकप्रिय भी साबित हो सकती है। चलिए अब हम जिक्र करते हैं मैं भी रिपोर्टर का। तो कल हमने आपसे इस सेगमेंट में दरअसल एक सवाल पूछा था। सवाल था कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो प्राथमिक स्कूलों के विलय को लेकर जो फैसला लिया गया है उसको आप किस तरह से देखते हैं, वो सही है या फिर नहीं। हालांकि हमारी खबर के बाद कुछ अपडेट्स आई आज की तारीख में। इस खबर पर यह अपडेट आया कि हाईकोर्ट ने इस फैसले पर फिलहाल स्टे ले लिया है, यानी कि कोई भी प्राथमिक स्कूल अब मर्ज नहीं होगा। लेकिन मैं भी रिपोर्टर में हमारे पास आपके कुछ वीडियोस आए, जिसमें से एक शख्स का वीडियो हमने चुना है। दिल्ली से विश्वेश्वर क्या कुछ कह रहे हैं इस सवाल पर, देखिए जरा। प्रदेश सरकार के 5000 से अधिक स्कूलों को मर्ज करने का फैसला बहुत ही अच्छा फैसला है। इस फैसले से स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ेगी और उनके रख रखाव में भी सुधार आएगी। जैसा कि यह फैसला नई एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, इस फैसले से शिक्षकों का भी बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। कम स्कूल के होने की वजह से स्कूलों के रख रखाव और स्टाफ को सुव्यवस्थित करना आसान होगा और इससे लागत में भी कमी आएगी। इससे राज्य की इकोनॉमी में भी मजबूती आएगी। कुल मिलाकर यह फैसला बेहद ही अच्छा फैसला है, जिसके बेहतर परिणाम होंगे। तो आज का सवाल हमारा क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। ऐसे में आप लोग हमें अपने वीडियो जरूर भेजते रहिए। आज का सवाल क्या है आपको हम बताते हैं। आज दरअसल हम पूछ रहे हैं कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होना चाहिए। अब क्या भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से साफ संदेश है कि आतंकवाद को लेकर जब तक मजबूती से पाकिस्तान कदम नहीं लेता है तब तक बातचीत नहीं संभव है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की गिड़गिड़ाहट साफ देखने को मिल रही है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपको लगता है भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होना चाहिए फिर से? आप अपना जवाब हमें दे सकते हैं, हमें वीडियो भेज सकते हैं। हमारा नंबर दरअसल है 6358128421 6358128421। तो इस नंबर पर हमें अपनी वीडियो बनाइए और व्हाट्सएप कीजिए, ताकि हम आपकी राय, आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर, हम आपकी राय इस प्रोग्राम में खबर दिन भर के सेगमेंट में दिखा सकें और आप भी हमारी तरह, लोगों की तरह टीवी पर आ सकें। तो ये सवाल दरअसल है हमारा, क्या भारत और पाकिस्तान में बातचीत फिर होना चाहिए? 6358128421 इस नंबर पर अपनी वीडियो बनाकर जरूर हमें व्हाट्सएप करें। चलिए अब रुक करते हैं बात पते की का। और आज की बात पते की है कि अगर हम एक दूसरे की मदद करने की सोच से शुरुआत करें, अगर हम एक दूसरे की मदद करने की सोच से शुरुआत करें तो सबसे पहले हमारा अपना दिल बदलेगा। और जब दिल बदलता है तो सोच बदलती है, नजरिया बदलता है, फिर हमारे छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव लाते हैं। यकीन मानिए, दुनिया को बदलने की असली कहानी कहीं बाहर से नहीं, यहीं से शुरू होती है। एक नेक सोच, एक सच्चा इरादा और एक मदद का हाथ बढ़ाने से। यही आज की बात पते की है। इसी बात पते की के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सभी का।